hi guys and welcome to our today's video in which we are gonna read our chapter number 1 of history class 7 which is tracing changes through 1000 years कि 1000 years में कौन कौन से changes आए। अभी वो कौन से 1000 years है उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। So let us move on with our chapter। तो पहला हमारे ये वाला पैरा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है। तो इसमें हमें गिवन है टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 वाज मेड बाय 1154 CE बाय अरब कार्टोग्राफर अल अदरीसी। तो यहाँ पे ना आपको दो मैप्स दे रखे हैं। पहले तो आप लोग ये वाला मैप देख लो, ये वाला मैप देख लिया। अभी आप लोग ये वाला मैप देखो, सेकेंड वाला। तो आपको ये क्या है, जो आपका फर्स्ट मैप है ये किसने बनाया था? ये एक अरब कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, अ पर्सन हु मेक्स मैप। कि एक पर्सन जो मैप बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये अरब कार्टोग्राफर अल अदरीसी ने बनाया था जो आपका पहला मैप है। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। अभी ये मतलब हमारे लार्जर मैप से एक छोटा सा मतलब साउदर्न पोर्शन लिया गया है हमारे इंडिया का। आप लोग देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये किसकी तरह लग रहा है आपको? ये श्रीलंका की तरह लग रहा है ना। तो इसीलिए आप लोग ये बोल सकते हो कि इस मैप में आपको साउदर्न पार्ट है जो हमारे इंडिया का वो दिखाया गया है। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? अरब कार्टोग्राफर अल अदरीसी ने पहला मैप बनाया था इन 1150 CE एंड द सेकेंड मैप वॉज मेड बाय 1720 बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। एंड जो आपका जो ये मैप सेकेंड है, ये वाला जो आपका मैप सेकेंड है, ये किसने बनाया था? ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720s में। तो ये दोनों मैप आपको बेसिकली यहाँ पे बताया क्या गया है कि ये दोनों मैप्स अलग अलग टाइम में बनाए गए थे एंड द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। अभी यहाँ पे देखो ये मैप और ये मैप ऑब्वियसली आपको डिफरेंट लग रही है ना दोनों, बिकॉज ये दोनों है ही डिफरेंट। ठीक है, इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया, चाहे ये वो दोनों सेम एरिया के हो। देखो ये भी आपको साउथ का है, ये भी आपका साउथ का है, तो चाहे ये दोनों सेम एरिया के हों बट ये दोनों मैप्स बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। इन अल अदरीसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी विल एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अभी यहाँ पे देखो ये ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यह मैप उल्टा बनाया गया है। ठीक है, बिकॉज श्रीलंका तो साउथ में होता है बट ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का होता है ना, बट ये तो नॉर्थ है, इसीलिए ये जो श्रीलंका है इसे साउथ में होना चाहिए। एंड अगर ये मैप साउथ सब कॉन्टिनेंट का है तो इसे उल्टा होना चाहिए था, इसे नॉर्थ की तरफ फेस नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए ये दोनों मैप्स डिफरेंट हैं। And South India is where we will accept the fine North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic। कि अभी यहाँ पे देखो जो ये लिखा हुआ है, ये अपना हिंदी तो है नहीं, ये अरेबिक में लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ये अरेबिक में लिखा गया है। ठीक है, एंड ये जो आपका सेकेंड मैप है एंड देयर आर सम वेल नोन प्लेसेज, वेट अ मिनट, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। के प्लेस नेम्स जो हैं वो अरबिक में मार्क्ड हैं एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज एंड उत्तर प्रदेश। मैप 2 में स्वेल्ड इन दी नेम कन्नौज। अभी यहाँ पे ये तो वैसे बहुत छोटा है, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं बट कोई नहीं। यहाँ पे अभी आपको क्या बताया गया है कि आपको मतलब ये जो मैप 2 है ना, इसमें रीड करने को मिलेंगी काफ़ी मतलब ऐसा फेमिलियर से प्लेसेस मिलेंगे लाइक कन्नौज। आप लोग बाद में ढूंढ लेना, लाइक कन्नौज आपको काफ़ी फेमिलियर प्लेसेस मिलेंगे देखने को। एंड इन मैप 2 was nearly made 600 years after map 1 during which time information about the subcontinent had changed considerably। कि बेसिकली हुआ क्या कि ये देखो ये जो आपका पहला मैप है एंड दूसरा मैप है, इन दोनों के बीच 600 years का गैप है। मतलब मैप सेकेंड मैप फर्स्ट से 600 ईयर्स बाद में बनाया गया, ड्यूरिंग विच टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, इसीलिए ये दोनों मैप्स डिफरेंट हैं। दिस मैप सीन मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। कि ये देखो ये दिख तो आपको पूरा इंडिया की तरह रहा है बट ये पूरा इंडिया नहीं है, ये सिर्फ हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट है। एंड आप यहाँ पे देखो ये मतलब कितना आपको डिटेल्ड मैप दे रखा है। दिस इज़ सो डिटेल्ड कि आपको एक एक प्लेस पता चल रही है, बिकॉज उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पता चल चुका था मैप्स के बारे में। एंड
दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयाजेस। और ये वाला जो आपका मैप नंबर 2 है, ये कौन यूज़ करते थे? ये जो यूरोपियन सेलर्स वगैरह होते थे, सेलर्स होते हैं जो मतलब शिप्स वगैरह चलाते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये उनके द्वारा यूज़ किया गया था जो ये वाला मैप है। नाउ लेट अस मूव। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हैज़ डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। कि देखो अभी ये जो दोनों डिफरेंट पीरियड्स है ना, कि उस ज़माने में जो हमारा जो पहला मैप बनाया गया था, हमारा पहला मैप बनाया गया है 1154 CE में, एंड 1720 के बीच बहुत ज़्यादा चेंजेस अक्कर हो गए थे। इसीलिए when the historians read document maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। कि अभी देखो जब भी हिस्टोरियंस ना हिस्ट्री को रीड कर देते हैं, मतलब कोई भी मतलब सोर्सेज वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मनुस्क्रिप्ट हो गए, कॉइन्स हो गए, तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट मीनिंग है उन ज़मानों में एंड आज के ज़माने में। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। और ये है क्या? इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। कि अगर मतलब कंटेक्स्ट अगर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है तो लैंग्वेज एंड मीनिंग्स भी तो चेंज होने चाहिए। तो हाँ, ये जो लैंग्वेज एंड मीनिंग्स है ये भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक मिडीवल पर्शियन, अगर हम लोग मिडीवल पर्शियन को मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि ये दर्शाने के लिए लैंग्वेज चेंज हुई है, तो अगर हम लोग मिडीवल पर्शियन को मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि जो मिडीवल पर्शियन है वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम के बिटवीन उसकी वोकैबुलरी ही नहीं, उसकी ग्रामर भी नहीं, उसके मीनिंग्स भी चेंज हो गए हैं। जो वर्ड्स के मीनिंग हैं वो भी चेंज हो गए हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द टर्म हिंदुस्तान, अगर हम लोग हिंदुस्तान को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। तो आज के ज़माने में हम उसे समझते हैं इंडिया, है ना। आज के ज़माने में तो हम लोग ये बोलते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो आज के ज़माने में हम लोग हिंदुस्तान को इंडिया मानते हैं। द नॉट मॉडर्न नेशन स्टेट, मतलब जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान को इंडिया से टर्म करते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिन्हाज-ए-सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन। तो देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, तो देखो अभी जो मिन्हाज-ए-सिराज है एक क्रॉनिकलर है। क्रॉनिकलर होते हैं जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं। क्रॉनिकल्स भी मतलब एक सोर्स से ही होते हैं जिससे हमें मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये जो मिन्हाज-ए-सिराज है ना, इसने क्या किया था, जो ये हिंदुस्तान का वर्ड है ना, इसने इस हिंदुस्तान के वर्ड को यूज़ किया था टू डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म इन ए पोलिटिकल सेंस फॉर द लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। के जो लैंड दिल्ली सुल्तानेट के कब्जे में दिल्ली सुल्तान के कब्जे में था, उसको मतलब डिस्क्राइब करने के लिए ये जो आपकी टर्म है हिंदुस्तान को यूज़ किया जाता था। इसीलिए जो मीनिंग्स है वर्ड्स के डिफरेंट हो गए थे। यूज़ द टर्म ऑफ पॉलिटिकल सेंस, द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट। अभी देखो सुल्तान मतलब हमेशा एक ही टर्म में थोड़ी ना रूल करेंगे, कि मतलब उनका जो एक्सटेंट है, उनका जो एरिया है दिल्ली सुल्तान का, वो हमेशा सेम थोड़ी ना रहेगा। मतलब वो अलग अलग जाके मतलब एरियाज कैप्चर करते थे। इसीलिए जो टर्म है ना वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गई थी। इसीलिए फिर क्या हुआ था, जो दिल्ली सुल्तान है ना, उसने कभी साउथ इंडिया पे राज नहीं किया था। इसीलिए जो ये हिंदुस्तान की जो टर्म है उस ज़माने में कभी साउथ इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया था इस टर्म ने। बाई कंट्रास्ट इन दी अर्लियर 16th सेंचुरी की 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो बाबर ना हिंदुस्तान की टर्म को उसने किसके लिए यूज़ किया था, टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फाउना एंड द कल्चर एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। उसने ये टर्म को किसके लिए यूज़ किया था, हमारे जो इंडिया का जो फाउना है, जो हमारे इंडिया का कल्चर वगैरह है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने इस टर्म को यूज़ किया था हिंदुस्तान को, बाबर ने। ठीक है, अभी क्या हुआ, एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद व्हाइल द आइडिया ऑफ अ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। ठीक है, अभी जो क्या था, अमीर खुसरो ने क्या किया था, जो वर्ड है मतलब हिंद जो वर्ड है उसने किसके लिए यूज़ किया था, व्हाइल द आइडिया ऑफ ए जियोग्राफिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। कि
अमीर खुसरो ने भी क्या किया था, इसको ज्योग्राफी एंड फाउना को डिस्क्राइब करने के लिए अमीर खुसरो ने हिंद वर्ड को यूज़ किया था. द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे. कि उस ज़माने में इसको मतलब पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग से एसोसिएट नहीं किया गया था जैसे हम लोग इसे आज करते हैं. हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स बिकॉज दे यूज़ कि जो हिस्टोरियंस है ना उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना पड़ता है सिंपल थिंग्स के लिए, बिकॉज उस ज़माने में उस वर्ड का कोई और ही मीनिंग हो सकता है एंड आज के ज़माने में कुछ और. इसीलिए जो मीनिंग्स है उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हिस्टोरियंस को मतलब जो भी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ता है. अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेनर की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉरेनर वर्ड किस लिए यूज़ किया गया था. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन इन द मिडिवल. अभी देखो आज के ज़माने में हम ये जो वर्ड है हमारा फॉरेनर, उसको किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग उसे यूज़ करते हैं मतलब डिस्क्राइब करने के लिए जो कोई इंडियन नहीं है. अगर मतलब कोई भी आपका रिश्तेदार वगैरह अमेरिका से आता है तो अब उसे क्या बोलते हैं कि ये तो भाई फॉरेनर है, ये तो बाहर से आया. तो ऐसे ही आज के ज़माने में फॉरेनर का मीनिंग कुछ और है, बट जो मिडीवल पीरियड था फॉरेनर का मीनिंग उस ज़माने में क्या होता था, इट वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड टू बी से इन अ गिवन विलेज. मतलब जिसे उस विलेज में कोई ना जानता हो, ठीक है, और यू कैन से दैट अजनबी था वो, ठीक है, और यू कैन से इट एज अजनबी के जिसे नहीं जानते थे, ठीक है. हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी और कल्चर, जो उस विलेज का, उस सोसाइटी या फिर उस कल्चर का पार्ट नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अ सिटी ड्वेलर देयर फॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर. कि मान लो एक सिटी ड्वेलर का मीनिंग क्या होता है, ड्वेलर का मीनिंग होता है कि जहाँ पे वो बंदा रह रहा है. तो मान लो अगर कोई शहर में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन शहर में रह रहा है तो वो क्या करेगा उस ज़माने में, उस ज़माने की बात करियो, अगर एक बंदा शहर में रह रहा है एंड वो फॉरेस्ट वाले पर्सन से मिलता है तो वो उसे क्या बोलेगा कि यू आर अ फॉरनर टू मी, कि तू मेरे लिए फॉरनर है बिकॉज तू मेरी विलेज का नहीं है, तू मेरे एरिया का नहीं है. बट टू पीसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर. बट अगर दो पीसेंट्स जो फार्मर्स एक ही विलेज में रह रहे हों तो वो एक दूसरे को फॉरनर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं. चाहे ही उनका मतलब जो बैकग्राउंड है वो अलग हो, चाहे उनकी रिलीजन अलग हो, बट वो एक दूसरे को फॉरनर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दोनों सेम विलेज में रहते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं. हिस्टोरियंस एंड देयर, वैसे अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उसमें फॉरनर का क्या मीनिंग होता है तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. द फॉरनर वर्ड इन दैट टर्म वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ड इन प्लेस ऑफ विच वी यूज़ अजनबी और परदेसी. मतलब आज के ज़माने में हम लोग जिसे अजनबी या फिर परदेसी बोलते हैं उससे उस ज़माने में मिडीवल पीरियड में फॉरनर बोला जाता था, ठीक है. So now let us study about our next topic which is historians and their sources. कि historians होते क्या हैं and उनके जो अलग अलग sources हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए वो क्या है. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. कि अभी क्या होता है जो historians ना बहुत different kinds की sources use करते हैं. अगर हम लोग architecture बोल दें, coin बोल दें और भी कई sources होते हैं तो उसके लिए क्या होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसी चीज़ से वो पता लगाते हैं कि उन्हें किस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड यू रीड अबाउट द हर्षवर्धन. आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा ना 6th क्लास की हिस्ट्री बुक में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा एंड हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा. तो इस बुक में आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस ज़माने में जो रूलर्स आए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे फ्रॉम 700 to 1750, ठीक है. यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन दी सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. कि क्या होता है कि हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज हैं ना वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. मतलब कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी. दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन. कि वो आज भी किन चीज़ों के पे डिपेंडेंट है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and the variety of textual record increased dramatically during this period. कि इस पीरियड मतलब 700 to 750 के पीरियड में क्या हुआ, जो मतलब
टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी मतलब लिखने वाले जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हो गए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वॉज 700 to 1750 का पीरियड। इस पीरियड के ड्यूरिंग जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। This slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually become cheaper and more valuable. अभी देखो क्या हुआ कि देखो इतने सारे मतलब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ज़्यादातर जो मेन सोर्स क्या होता था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। अगर आपको इस पीरियड के बारे में पढ़ना है 700 to 1750, क्योंकि इसी पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है वो इंक्रीज़ हो गए थे। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले पैरे, ये वाला पैरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। कंपेयर द फॉलोइंग, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक, कि मान लो अगर 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर, मतलब जिसको मतलब कुछ भी लिखना होगा, अगर उसे एक बुक कॉपी करनी होती थी, क्योंकि उस ज़माने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो अगर उसे एक बुक कॉपी करनी है तो वो क्या करेगा, उसके पास मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू थी उस वक्त पेपर की कि उसके पास पेपर तक नहीं होता, तो वो क्या करता था, वो अपनी किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को वॉश कर लेता था जो उसे नहीं चाहिए होती थी, फिर उसे सुखाता था एंड फिर उसे यूज़ में लाता था। मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू थी पेपर की कि पेपर तक अवेलेबल नहीं होता ना, उसे मैन्युस्क्रिप्ट को रीयूज़ करना पड़े। And a century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and if the shopkeeper wrap it for you in some paper. But एक सेंचुरी बाद, 100 सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल बाद, कि 100 साल बाद क्या हुआ कि अगर आप मतलब कोई भी खाना लेने जाते हो मार्केट में, तो आप मतलब लकी कंसिडर किए जाओगे अगर आपको मतलब जो शॉपकीपर है आपको उसे पेपर में लपेट के दे देगा, मतलब खाना तक लपेटने के लिए पेपर का यूज़ किया जाता था, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी पेपर की, वो चीप हो गया था एंड इजीली अवेलेबल हो गया था। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल इन दी 13th और दी 14th सेंचुरी, तो ऑब्वियसली वो 14th सेंचुरी में ज़्यादा मतलब इजीली अवेलेबल हो गया था। ठीक है, एंड एक्सपेंसिव पूछा गया। एक्सपेंसिव का मतलब ये एक्सपेंसिव होता है 13th सेंचुरी, एक्सपेंसिव 13th सेंचुरी में होगा, क्योंकि स्कॉलर पेपर नहीं खरीद सकता था, इसीलिए तो उसने मतलब रीयूज़ किया मैन्युस्क्रिप्ट को, तो इसीलिए एक सेंचुरी बाद वो पेपर मोर इजीली अवेलेबल हो गया एंड वो सस्ता भी हो गया। बट जो ये 13th सेंचुरी थी इसमें वो पेपर इजीली अवेलेबल नहीं था एंड एक्सपेंसिव था। सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट। People used to write holy text, chronicles of ruler, letter, teaching of saints, petitions and judicial records and for registers of accounts and taxes। मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए भी क्या होता था, हाथों से कॉपी किया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो कौन कलेक्ट करता था, मतलब जो टेम्पल्स वगैरह जो अमीर लोग होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट कर लेते थे। उन्होंने कहाँ पे रखते थे, आर्चीव्स में रखते थे। आर्चीव्स का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट्स या फिर मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है, उस प्लेस को हम लोग आर्चीव बोलते हैं। Today, all national and state governments have archives where they keep all old official record and transactions. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. But ये जो आर्चीव्स में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोर्स है हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए, बट ये डिफ़िकल्ट होती है यूज़ के लिए, क्योंकि ये मतलब कितनी पुरानी होंगी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड उस ज़माने में डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाती है, मुश्किल होती है यूज़ करने में जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो इसीलिए क्या होता था, स्क्राइब्स होते हैं, स्क्राइब्स भी मतलब लिखते हैं, तो क्या होता था जब स्क्राइब्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से कॉपी करनी पड़ती थी। इफ़ यू हैव नेवर एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू विल नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। कि अगर आपने कभी अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया होगा तो आपको ये पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपको हाथ से कॉपी करना पड़े। ठीक है, तो समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका फ्रेंड की जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होगी, तो आपको मतलब उसे रीड करने में आसानी नहीं होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होगी इसे रीड करने में। इसीलिए क्या होता था कि डिफ़िकल्ट होता था कॉपी करना मैन्युस्क्रिप्ट को। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। कि देखो अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, आप उसमें अपना भी वर्ड लिख सकते हो। कि अगर
जो सेम मीनिंग का वर्ड आप लोग अपना लिख सकते हो। तो ऐसे करके क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी ऐसे होता था कि उन्हें जब वर्ड समझ में नहीं आता तो वो अपनी तरफ से भी कई वर्ड्स लिख देते थे, इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, मतलब चेंजेस कर देते थे, जिसकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड करना और भी मुश्किल हो जाता था। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक स्क्राइब ना मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज, हम लोग इस फिगर के बारे में पढ़ते थे, अब पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग को कॉपी ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब ये कॉपी बना रहा है मैन्युस्क्रिप्ट की। एंड दिस इज अ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी पेंटिंग है। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट कॉल्ड अ मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग वर समटाइम्स यूज्ड टू इलिस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। दे वर सो ब्यूटिफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टुक मैन्युस्क्रिप्ट अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट मिनिएचर्स, ठीक है। अब इस फिगर के बारे में पढ़ लिया। ये देखो, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, उर्दू में लिखी गई है, अरबिक में लिखी गई है, ये जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है। सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये जो टेक्स्ट है वो भी डिफरेंट हो गया। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। कि हम लोगों को क्या होता था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयरली, मतलब बहुत कम देखने को मिलेगी अगर हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए एक ऑथर की, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा कॉपीज़ होती थी सेम मैन्युस्क्रिप्ट की। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। कि ये पता करने के लिए कि ऑथर ने मतलब ओरिजिनली मतलब क्या राइट किया है, उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स रीड करनी पड़ती थी। On occasion, author revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। तो 1356 बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि 1356 में क्या हुआ था। जियाउद्दीन बरानी ने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल राइट किया था, एंड अनदर वर्जन 2 years later। अभी जियाउद्दीन बरानी ने क्या किया कि उसने पहले तो भी अपना क्रॉनिकलर लिख लिया 1356 में, बट फिर उसने सेम क्रॉनिकलर लिखा 2 years लेटर, 2 साल बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। तो क्या हुआ कि ये जो 2 क्रॉनिकलर थे तो सेम, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इसीलिए क्या हुआ कि जो दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी थी इसने, जियाउद्दीन बरानी ने, वो तो फाइंड कर ली थी हिस्टोरियंस ने, बट जो पहला वाला जो ओरिजिनल वर्जन था उसे फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन 1960s में फाउंड हुआ था वो, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। कि मतलब इतने ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है फाइंड करने में। So now let us study about the new social and political groups. The study of 1000 years between 700 to 1750 is a huge challenge to the historian, largely because of the scale and variety of the development that occurred over the period. अभी क्या हुआ कि ये जो स्टडी है ना 1000 ईयर की 700 to 1750, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब बड़ा स्केल, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स को बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड अपीयरेंस लाइक पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स, कॉम्बैट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो है नई नई आई हैं 700 to 1750 के पीरियड में। पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एंड फायर आर्म्स। न्यू फूड्स एंड बीवरेजेस, मतलब जो नए खाने या फिर आप लोग जूसेस बोल सकते हो, लाइक पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। मतलब ये जो सारी चीज़ें थी ये 700 के ईयर्स के पहले ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, इसीलिए ये चेंज आया। रिमेंबर दैट ऑल दोज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्राउट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। मतलब इस पीरियड में सब टाइप के चेंजेस आए, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। इन सब चेंजेस के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। आप लोग फर्दर वीडियोज़ में देख लेना। This is also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. मतलब उस ज़माने में 700 to 715 में क्या होता था, सब लोग मतलब जॉब्स की तलाश में इधर से उधर ट्रैवल करते थे, जैसे हम लोग आजकल माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
वैसे ही उस ज़माने में भी करते थे। वन ग्रुप पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर दी राजपूत्स, ठीक है, मतलब ये जो राजपूत्स थे ना इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे। एंड राजपुत्र द सन ऑफ ए रूलर, तो ये राजपूत का एक्चुअली मीनिंग क्या है, अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, राजा पुत्र मतलब जो राजा का जो बेटा होता है उसको हम लोग राजपुत्र या फिर राजपूत बोल देते हैं। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, बट 14th, मैंने आपको बोला ना कि वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो क्या हुआ 14th सेंचुरी में ये जो आपका वर्ड है ये राजपूत, ये यूजुअली कौन यूज़ करते थे, जो ना क्षत्रिय कास्ट के जो मतलब लोग होते थे वो अपने आप को राजपूत बोल देते थे, जो क्षत्रिय कास्ट के रूलर्स होते थे। ये जो आपका ये जो दिख रही है ना आपको एक डायग्राम, ये है पर्शियन व्हील की। दिस डायग्राम इज ऑफ पर्शियन व्हील। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। ये जो राजपूत का जो टर्म है ये सिर्फ मतलब रूलर्स या फिर चीफटेन्स बड़े बड़े लोग ही नहीं यूज़ करते थे, ये सोल्जर्स या फिर जो सिंपल से मिलिट्री कमांडर्स होते थे वो भी यूज़ कर लेते थे। और Chirvacal code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to the Rajput by their poets and bards। तो ये सब जो qualities होती है extreme valor, great sense of loyalty, ये सब जो qualities होती थी ये राजपूत से एसोसिएट की जाती थी कि ये सब qualities राजपूत में होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayatas, a caste of scribes and secretaries also use the opportunities of age to become politically important। ठीक है, इन सब ने भी कोशिश की थी कि हम लोग भी politically important बन जाएं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आपसे मतलब अगली वीडियो में हम लोग अपना आगे का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसके 2 या फिर 3 पार्ट्स बनाएंगे। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।